तो इस लेक्चर में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसमें पैरेलल जैसे मटेरियल है तो इसमें पैरेलल डाइपोल बनते हैं, सेट ऑफ पैरेलल डाइपोल्स बनते हैं। पैरेलल डाइपोल मोमेंट कई सारे बन जाते हैं। पैरेलल अलाइनमेंट होता है सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स का इसमें, जो कि एक ही डोमेन के अंदर आते हैं। डोमेन क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। जितने भी डोमेन बनते हैं उसमें सारे के सारे पैरेलल डाइपोल मोमेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें नेट मैग्नेटाइजेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। और जब भी हम कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तेज़ी से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें जो है वो मैग्नेटाइजेशन हमेशा बना रहता है। जबकि अगर हम फील्ड को हटा दें, मैग्नेटिक फील्ड, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन बना रहता है। इस प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेटाइजेशन बना रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इस प्रॉपर्टी को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और इसमें क्यूरी टेम्परेचर वाला भी कॉन्सेप्ट लगता है, जो पीछे हमने फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में पढ़ा था कि क्यूरी टेम्परेचर से एवब जब हम अगर मटेरियल का टेम्परेचर जो है क्यूरी टेम्परेचर से नीचे है तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही रहता है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से एवब हो जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। ऐसे ही हमने फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी पढ़ा था। फेरो इलेक्ट्रिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं। उसमें भी डोमेन बनता था, इसमें भी डोमेन बनेगा, और उसमें हिस्टैरिसीस कर्व था, इसमें भी रहेगा। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डोमेन और हिस्टैरिसीस कर्व का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन सिंगल डायरेक्शन। दीज मटेरियल मतलब सिंगल डायरेक्शन में पैरेलल अलाइनमेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल्स का। दीज मटेरियल गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन में तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। एंड रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फील्ड। फील्ड को हम हटा लेते हैं फिर भी ये मैग्नेटाइज्ड रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। These material remain ferromagnetic up to Curie temperature, and above Curie temperature they start behaving like paramagnetic। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं। एग्जाम्पल जो हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के वो हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोडोलिनियम और डाइस्पोसियम dy, और Gd होता है गोडोलिनियम का। ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल। उसके बाद अब पढ़ते हैं हिस्टैरिसीस कर्व जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, और इसमें डोमेन क्या होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें कई सारे पैरेलल एक ही साइड को अलाइंड डाइपोल बनते हैं। ठीक है, और ये डाइपोल जो होते हैं वो एक दूसरे से, जब एक ही साइड के अलाइनमेंट वाले एक साइड होंगे, उसके बाद ये सेपरेट होंगे बाय डोमेन वाल, और डोमेन वाल के द्वारा सेपरेट होते हैं, और दूसरा डोमेन बनता है जिसमें दूसरी साइड को सारे के सारे रहते हैं, दूसरी साइड को सारे के सारे डाइपोल मोमेंट होंगे। ठीक है, और ये सारे एक डोमेन में एक ही साइड को सारे रहते हैं। जितने भी वो डाइपोल बनेंगे वो सारे एक ही साइड को होते हैं एक डोमेन में, और डोमेन एक दूसरे से डोमेन वाल द्वारा अलग होती हैं। देखो ये स्ट्रक्चर, देखो ये वाला, जब फ्रेश या वर्जिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसमें कई सारे डोमेन बनते हैं, और एक डोमेन में सारे के सारे
जो फेरोमैग्नेटिक डाइपोल होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में के एक डोमेन में, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, और कई सारे डोमेन बनते हैं। तो नेट इफेक्ट ये आता है कि सारे एक डोमेन के जो डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 0 होता है, ठीक है। ए पॉइंट पे जब हम ए पॉइंट पे हैं एमएच ग्राफ में, एम मैग्नेटाइजेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफ में हम जब देखते हैं तो ए पॉइंट पे सारे के सारे नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 है, क्योंकि सारे जो डोमेन हैं वो सारे डोमेनों के अंदर जो भी डाइपोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये डाइपोल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन को अलाइन होते जाते हैं। या फिर ये कह दें कि जो फेवरेबल डायरेक्शन है, जिस साइड को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वो वाला डोमेन बढ़ता जाता है साइज़ में और दूसरे वाले घटते जाते हैं। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे ये 4 डोमेन बना लूँ अगर मैं, तो चारों पहले शुरुआत में सारे बराबर साइज़ के रहते हैं, सॉरी ये हाँ, सारे के सारे पहले बराबर साइज़ के डोमेन होते हैं, ठीक है। ऐसे एक एक बना के दिखा दिए, ठीक है। तो सारे पहले बराबर साइज में रहते हैं, फिर हमने इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दी H, तो क्या होता है कि जो फेवरेबल है, फेवरेबल कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये बढ़ेगा, बाकी सब घट जाते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है और ये सारे घट जाते हैं, तो ये बढ़ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यही वाला फेवरेबल वाला बढ़ता जाता है, बाकी सारे घटते जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जब फेवरेबल ही बचता है पूरे में, ये अच्छा है। अब ये समझ में नहीं आया होगा, क्या समझाया मैंने, कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो देखो ये वाला देखो, जैसे जैसे हम H की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि डाइपोल जो हैं वो ओरिएंट हो जाते हैं उसी डायरेक्शन को, अपने आप को घुमा के उसी डायरेक्शन में आते हैं जिस डायरेक्शन में हम H की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, उसी साइड को सारे के सारे डाइपोल ओरिएंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन धीरे 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 होगा, तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो जब हम D पॉइंट पे हैं तो ये सारे डाइपोल्स हैं तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद जब हम E पॉइंट पे आए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो बढ़ाई हमने, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ा, क्योंकि अब सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ गए हैं, तो ये सेचुरेशन पॉइंट है, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। अब इसके आगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब कोई डाइपोल बचा ही नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आए, तो इसीलिए जो मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो चुका। अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब चाहे जितनी भी हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डाइपोल ही नहीं है, जो थे वो अपना काम कर रहे हैं। अब चाहे जितना उन पे प्रेशर लगा दो, अब वो उतना ही करेंगे जितना उन्होंने कर सकता था, वो कर सकते थे, वो कर रहे हैं, मतलब अपनी पैरेलल वो आ चुके हैं सारे। तो अब चाहे जितना भी तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, अभी ऐसा तो है नहीं कि कुछ बचे होंगे जो आएंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, सारे के सारे पैरेलल हो चुके हैं।
तो आप क्या होगा, आप सारे के सारे जब पैरेलल हैं तो हम चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को बढ़ाएं, मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉइंट होता है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, इसे HS बोलते हैं। सेचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड को HS बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट भी हैं। अब सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। अब मतलब धीरे धीरे पहले घटाएंगे, घटा के जीरो ले जाएंगे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम घटा के जीरो ले जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे वैसे हमारा मैग्नेटाइजेशन भी घटेगा। डाइपोल फिर से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे। लेकिन क्या होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको जीरो पहुंचा देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे एकदम से धीरे धीरे घटाते घटाते। लेकिन कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है वो बचा रहेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से जीरो नहीं होगा अब, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गए हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो करने के बाद पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और जो मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हम देखो ये जीरो पे आ गए, हमने घटाया, घटाते घटाते ये ग्राफ देखिए जीरो पे आ गए। लेकिन यहाँ पे जब हम जीरो पे पहुँचे यहाँ पे, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो जीरो कर दी, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी है। और जो ये मैग्नेटाइजेशन बचा है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेसिडुअल या रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन। जैसे वहाँ पे था फेरो इलेक्ट्रिक में, उसको मैग्नेटाइजेशन ना बोल के था यही, बस बोल देते थे कुछ और। तो ये था। अब ये स्पॉन्टेनियस रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन है। अब इसको ये जो मैग्नेटाइजेशन हो गया है, अब इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। जैसे पहले इस साइड को बढ़ाई थी, इस साइड को, अब हम इधर को बढ़ाएंगे, मतलब दूसरी पोल चेंज कर देंगे बस मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर दूसरी साइड को बढ़ाएंगे प्रैक्टिकल करते समय, ठीक है। तो अब इधर को बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी मतलब इन द सेंस जैसे हम मैग्नेटाइजेशन बढ़ाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, वैसे ही मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन बढ़ने का मतलब हमारा मैग्नेटाइजेशन घटेगा। अब घटते घटते एक पहलू आएगी जब हमारा मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे पहुँचेगा। ग्राफ में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जीरो है, लेकिन हमने फील्ड अपोजिट में लगा दी है कुछ, तो इसको हम HC बोल रहे हैं। HC को हम बोलते हैं कोरेसिव फील्ड, ये एरो में लिखा है कोरेसिव फील्ड। कोरेसिव फील्ड क्या है? ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करके जीरो तक लाने के लिए जो फील्ड हम लगाते हैं उसी को कोरेसिव फील्ड बोलते हैं। ये सारे टर्म इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इससे ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डाइपोल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब अपोजिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे पिछली बार वो इस साइड को ओरिएंट हो रहे थे, तो इस बार ये इस साइड को ओरिएंट होंगे। यहाँ पे कहीं जब हम होंगे तो ये अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो डाइपोल कहीं ऐसे डायरेक्शन में होंगे, सारे के सारे डाइपोल, ठीक है, पैरेलल ही होंगे एक दूसरे के। तो कुछ ये डायरेक्शन होगी डाइपोल की और फील्ड की ये होगी जब हम इस पॉइंट पे होंगे। फिर जब ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो यही डाइपोल जो हैं, ये वाले, ये सारे डाइपोल जो हैं ये सारे के सारे डाइपोल, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसी डायरेक्शन में ये भी डाइपोल भी आ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में डाइपोल भी पहुँच जाएंगे, ठीक है।
समझ रहे होंगे। तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम वही रिपीट करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को घटाते घटाते जीरो लाएंगे, जीरो करेंगे, और जीरो करने के बाद यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऊपर ग्राफ बना है, सिमिलरली यहाँ नीचे भी बनेगा मिरर इमेज टाइप का। अब मिरर इमेज नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ग्राफ ऊपर जैसे बना है वैसे ही इधर बनेगा, तो मिरर इमेज नहीं आएगी। पर हाँ, प्रोसेस वही रहेगा, ग्राफ थोड़ा वैसा ही बनेगा। तो यहाँ भी नीचे साइड में भी बनेगा वो स्पॉन्टेनियस, या फिर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन यहाँ नीचे भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके बाद कोरेसिव फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी यहाँ पे। पर ये दिखाई नहीं है क्योंकि एक साइड की दिखा दी, दूसरी साइड का दिखाना है, ठीक है। ऐसे ही करते करते फिर अपोजिट साइड में करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ तक ग्राफ जाएगा, तो ये हिस्टैरिसीस लूप बन जाएगा एक। अब इतना तो आता ही होगा यार, इतना मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ये लड़कों को 12 में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ा दिया जाता है इसे पूरा ग्राफ। तो यहाँ पे हम ये पूरा हिस्टैरिसीस लूप बन जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म देखने वाली ये है कि H1 जो है वो एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू H1 है। अगर H1 से नीचे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसको हटा लेते हैं तो नेट मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो हो जाता है। मतलब जितने भी डाइपोल हैं वो अपनी डायरेक्शन में दोबारा से वापस चले जाते हैं। तो ये क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेस्ड डोमेन विल वंस अगेन टेक देयर पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो H1 से कम है तो जितने भी डाइपोल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन में दोबारा से वापस चले जाते हैं जैसे ही हम फील्ड हटाते हैं, और नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हमने मैग्नेटाइजेशन H1 से ज़्यादा कर दिया तो फिर वो मैग्नेटाइजेशन परमानेंट होता है। डाइपोल अपनी जगह से मतलब अपनी ओरिएंटेशन से दोबारा वापस तो जाते हैं पर पूरे के पूरे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ये H1 हो गया। और इसके बाद ये पूरा इतिहास जो मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है, मैं पढ़ लूँगा बस एक बार। इन ए फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर आर नंबर ऑफ डोमेन्स एंड ईच डोमेन is magnetically saturated by parallel alignment of dipole, but the alignment of dipole is different in different domains because of which initially we have zero spontaneous magnetization। ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया था वही लिखा है। इनिशियली जीरो होता है क्योंकि सारे के सारे डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और एक डोमेन में जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल होते हैं। यही लिखा हुआ है जो कि शोन इन फिगर नंबर पॉइंट ए में दिया है। फिगर पॉइंट ए सबसे पहला फिगर था, ये वाला फिगर पहला था, ठीक है। उसके बाद ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। On the application of magnetic field, all the domain try to align themselves along the direction of most favorable domain. So in other words, expansion of most favorable domain, मतलब जो most favorable domain है वो expand करता है domain start to take place the expense of other domain as shown in figure at point B and C पे जो दिखाया गया वो, मतलब जो मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन होती है उस पे जाने की कोशिश करते हैं जो डोमेन है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कंसीडर कर लें तो कन्वर्जन ऑफ मल्टी डोमेन टू सिंगल डोमेन स्टेट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब इस
मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है और जो सारे डोमेन हैं वो कन्वर्ट होके एक डोमेन में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वंस द फिगर एट पॉइंट डी सिंगल डोमेन स्टेट, डी पॉइंट जहाँ पे सिंगल डोमेन बन जाता है, कहने का मतलब जब ये रहा डी पॉइंट, यहाँ पे सारे के सारे डोमेन हैं वो अलाइनमेंट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी डोमेन हैं वो सब मर्ज होके एक ही डोमेन बना लेते हैं। ठीक है, सिंगल डोमेन। वंस द डोमेन ग्रोथ इज completed with further increase the magnetic field, all dipole rotate and become parallel to the applied magnetic field as shown in figure E। ये लिखा है कि जैसे ही एक बार सारे के सारे डोमेन कन्वर्ट होके एक बन गया, उसके बाद जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं वो सारे डोमेन जितने भी डाइपोल हैं वो पैरेलल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और जो कि पॉइंट ई में दिया हुआ है, ई पॉइंट दिखा दिया मैंने। एट इंस्टेंट मटेरियल reaches saturation magnetization and no increase in magnetization will take place on increasing the strength of magnetic field further। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, सारे के सारे तो पैरेलल हो गए। अब सारे पैरेलल हो गए तो चाहे जितना भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारे डाइपोल तो पहले ही पैरेलल हो गए। अब समझ गए होंगे यार, बहुत टाइम दे दिया। उसके बाद रिटेंटिविटी दिया है। रिटेंटिविटी क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इन द इज़ नोन एज रिटेंटिविटी। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ये रेसिडुअल। अच्छा, एक चीज़ छूट गया था, रिवर्सिबल डोमेन वॉल मोशन और ये इरिवर्सिबल डोमेन वॉल मोशन। मतलब क्या है, अगर ये H1 से कम होगी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो ये यहाँ तक कि मैग्नेटाइजेशन रिवर्सिबल होता है। मतलब जैसे अगर हमने टेम्परेचर, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू H1 से कम रखी तो जितना भी मैग्नेटाइजेशन होगा वो रिवर्सिबल होगा, लेकिन हमने अगर H1 से ज़्यादा कर दी तो वो इरिवर्सिबल मैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हो गया तो वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर H1 से कम रखी तो मैग्नेटाइजेशन हो गया और हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा ली तो वो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिटेंटिविटी हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज रिटेंटिविटी। ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये यहाँ पे, इसी को रिटेंटिविटी बोलते हैं। ये टर्म आते हैं ना पेपर में, इसलिए लिखे हैं। कोरेसिविटी क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच ए कोरेसिव फील्ड इज अचीव इज नोन एज कोरेसिविटी। ये कोरेसिव फील्ड है, ये इसी को बोलते हैं कोरेसिविटी। यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को कोरेसिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक नोट है, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। नोट में क्या है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप डिक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये एरिया जो है हिस्टेरेसिस लूप का, ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ये घटता जाता है, ये श्रिंक होते जाता है। ठीक है, लूप, और ये एरिया घटता जाता है और क्या होता है, एंड एबव क्यूरी टेम्परेचर दिस लूप मर्जेज इनटू स्ट्रेट लाइन। ये पेपर में आता है। ठीक है, आता है नहीं, आया था शायद, पिछले साल ही हो सकता है हो। M और H का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्यूरी टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर निकलता है वो M और H का ग्राफ, हिस्टेरेसिस लूप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बदल जाती है। T ग्रेटर देन थीटा, थीटा क्यूरी टेम्परेचर है।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वो है बिहेव करने लगेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और MH जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बस ये लेक्चर यहीं तक।